आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। मीराबेन का असली नाम मैडलिन स्लेड था। उनका जन्म 22 नवंबर 1892 को एक अंग्रेज परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी पर लिखी एक पुस्तक पढ़ने के बाद वे उससे इतना प्रभावित हुईं कि उन्होंने बापू की विचारधारा को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि उनके साथ रहने हिंदुस्तान चली आईं। गांधी जी ने उन्हें अपनी पुत्री माना और नाम दिया मीराबेन। बापू के सानिध्य में उन्होंने धुनना और बुनना सीखा। खादी के उत्थान के लिए उन्होंने कई प्रांतों का दौरा किया। 1932 में गांधी जी के जेल प्रवास और कांग्रेस कार्यकारिणी पर प्रतिबंध के दौरान उन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई थी। अंग्रेज सरकार की क्रूरता की सूचनाएं एकत्रित करके वे दुनिया के कोने कोने में भेजने लगीं। उन्होंने विश्व के तमाम नेताओं से मिलकर गांधी जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आजादी के पहले और आजादी के बाद उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। 20 जुलाई 1982 को उनका देहांत हो गया। भारतवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। मैडलिन स्लेड, एक ब्रिटिश एडमिरल की वो बेटी जिनकी आत्मा भारत में बसती थी। 7 समंदर पार रहते हुए भी मैडलिन का गांधी जी से जुड़ाव आध्यात्मिक था और उनके इस अभूतपूर्व आत्मिक सफर की शुरुआत हुई स्विट्जरलैंड से, जहां वो महान लेखक रोमा रोला से जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए मिली और उसके बाद मैडलिन स्लेड बन गई मीराबेन। I really don't know what to do, where to go. I'm very much influenced by the greatest musician, Beethoven, but he's no more to guide me. महान संगीतकार बीथोवन के जीवन दर्शन से प्रभावित मैडलिन ने जब रोमा रोला से अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने जवाब में गांधी जी की जीवनी पढ़ने को देते हुए कहा, He is second Jesus Christ. इस किताब को पढ़ने से पहले मैडलिन गांधी जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इसके बाद तो जैसे सब कुछ उन्हें ही मानती थी। मैडलिन को लगा कि गांधी जी के विचारों का अनुसरण ही उनका जीवन उद्देश्य है और इसी के लिए वो छटपटा रही थी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर आश्रम आने की अनुमति मांगी। बापू, इंग्लैंड से पत्र आया है। किसका है? मिस मैडलिन स्लेड का। दिखाओ मुझे। क्या हुआ बापू? ये लड़की एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी है। कहती है कि मेरे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहती है। लिखती है, मेरे विचार उसे जीवन का उद्देश्य जान पड़ते हैं और इसलिए वो यहाँ आकर अपना जीवन आश्रम को समर्पित करना चाहती है। लेकिन एक अंग्रेज लड़की अपने ही देश वालों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ कैसे दे सकेगी? उससे भी ज़्यादा मुश्किल उसके लिए आश्रम की परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा। तो इसका मतलब यही ना बापू कि हम उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं दे सकते? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लाओ वो पोस्ट कार्ड मुझे दो। लीजिए। प्रिय मित्र, याद रखना, यहाँ का जीवन सुखमय नहीं है। ये बहुत कठिन है। यहाँ हर एक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस देश की जलवायु भी ऐसी नहीं जिसके बारे में न सोचो। मैंने ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए लिखी हैं।
गांधी जी के जवाब के बाद तो जैसे मैडलिन की इच्छा दृढ़ निश्चय में बदल गई। उन्होंने विदेश में रहकर ही 1 साल तक खुद को भारत और आश्रम के माहौल में ढालने की कोशिशें शुरू कर दी। वो उर्दू और हिंदी सीखने लगी, महान ग्रंथों के अनुवादित संस्करण भी पढ़े। एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी भारतीयता के रंग में रंगने लगी। उन्होंने महल में रहकर भी जमीन पर सोने का अभ्यास किया, चरखा चलाने लगी और शराब और मांस का भी त्याग कर दिया। घर वालों को अपने फैसले से अवगत कराने के बाद मैडलिन ने फिर एक बार गांधी जी को पत्र लिखा। बापू, ये पत्र कई दिन पहले आया था। लाओ। उन्हीं मिस मैडलिन का है। इस बार 20 पाउंड भी भेजे हैं। जिसका निश्चय इतना दृढ़ हो उसे कोई नहीं रोक सकता। इन्हें तो जवाब लिखना ही होगा। प्रिय मित्र, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि पत्र का जवाब जल्दी ना दे पाया। मैं निरंतर यात्रा पर था। आपने जो 20 पाउंड भेजे हैं उसके लिए मेरा शुक्रिया कबूल करें। ये पैसा चरखे को लोकप्रिय बनाने के काम में खर्च किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आपने अपने पहले आवेग में काम करने की जगह खुद को यहाँ के जीवन के लिए तैयार करने और समय लेने का फैसला किया। अगर एक साल यह परीक्षा भी आपको यहाँ आने की प्रेरणा दे तो शायद भारत आने का आपका फैसला सही होगा। 11 सितंबर तक मैं आश्रम का जीवन जीने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाने की उम्मीद करती हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक अनुभव हुआ जिसके बारे में मैं आपसे मिलकर ही बताना चाहूँगी। इसने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मेरा जीवन आपके जीवन से जुड़ने ही वाला है। मैं भारत आना चाहती हूँ ताकि आपके साथ रहकर आपके काम में अपनी ओर से यथासंभव सहायता करूं। आप बताएं मैं कब आ सकती हूँ? इस पत्र के साथ उस ऊन का नमूना भेज रही हूँ जो मैंने चरखे पर काता है। आपका पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपने ऊन का जो नमूना भेजा है वो शानदार है। आप जब आना चाहें आपका स्वागत है। अगर मुझे पता चले कि आप किस जहाज़ से आ रही हैं तो आपकी अगवानी के लिए और साबरमती के लिए रेलगाड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए कोई ना कोई ज़रूर पहुंच जाएगा। 6 नवंबर 1925 को मैडलिन स्लेड का जहाज बॉम्बे के प्रिंसेस बंदरगाह में आ गया। उनके लिए सब कुछ अलग और अजब ही था। यहां वेलकम टू इंडिया मैडलिन। धन्यवाद। अरे वाह, मुझे बापू ने आपकी सेवा में भेजा है। मेरा ख्याल है आप कुछ दिन मुंबई में रुककर आराम करें, थोड़ा शहर घूमकर देखें। नहीं, मैं आज शाम की ट्रेन से ही अहमदाबाद जाना चाहती हूँ। जी, जैसा तुमको ठीक लगता है। बग्गी इधर है, इधर। आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इंग्लैंड से जो मैडलिन स्लेड हमारे यहाँ आ रही हैं उनके संबंध में हमें महान फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला का पत्र प्राप्त हुआ है। वो लिखते हैं
कि जल्द ही साबरमती में आप मैडलिन स्लेट का स्वागत करेंगे, जिन्हें आपने अपने आश्रम में दाखिला देने की कृपा की है। वो मेरी बहन और मेरी प्यारी मित्र हैं और मैं उन्हें अपनी मानस पुत्री भी मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय शिष्यों में पाएंगे। उनकी आत्मा प्रशंसनीय ऊर्जा एवं समर्पण से भरी है। वे एकदम सीधी सादी और ईमानदार हैं। आप जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं उसके लिए यूरोप उनसे ज़्यादा विनम्र या निष्काय व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता। आश्रम में एक और मैडलिन के आने की उत्सुकता थी तो दूसरी ओर कुछ सुगबुगाहट थी। मिस मैडलिन आ भी गया। चलो भाई चलो। वेलकम मिस मैडलिन। धन्यवाद भाई। आप बापू से मिलने के पहले मुंह हाथ धो लें। नहीं, मैं अभी बापू से मिलना चाहती हूँ। जी जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बापू, मिस मैडलिन। संभल कर, तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। एक दूसरे ब्यौरे के मुताबिक मैडलिन गांधी जी को देखते ही बेहोश हो गई थी, जिसका राज उन्होंने बाद में खोला। उन्होंने बताया कि बापू को देखते ही उन्हें उनकी तरफ से आते जबरदस्त प्रकाश की अनुभूति हुई। उस दिन के बाद मैडलिन जल्दी ही आश्रम के कार्यकलापों में हिस्सा लेने लगी। मैडलिन, अब तुम हम सबको एक ईसाई भजन सुनाओ। इंग्लिश प्रेयर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती, यहाँ हर भाषा की प्रार्थना होती है। गाओ गाओ बेटी। Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. Let us dwell in liberty, walking hand in hand, walking hand in hand. Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. Let us dwell in liberty, walking hand in hand, walking hand in hand. आइए मिस मैडलिन, मैं आपको पूरा आश्रम दिखा दूं। अभी मैं एक पत्र लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा, अपने घर वालों की कुशलता की जानकारी ले रही हैं आप? नहीं नहीं, उन्हें जिन्होंने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिखाया। ओह, वो प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक? यस। जी ठीक है, आप लिखिए, मैं चलती हूँ। ओ मेरे प्यारे पिता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे कितने दिव्य हैं। मैंने एक पैगंबर से मिलने की तैयारी की थी। मुझे एक देवदूत मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैडलिन के आश्रम आगमन के पहले की सुगबुगाहटें अब असंतोष में बदलने लगी। कई आश्रमवासियों को ऐसा लगा कि बापू
मैडलिन को खास तवज्जो दे रही हैं। कभी ऐसा हुआ है भला कि आश्रम के किसी नए सदस्य की अगवानी के लिए बापू ने महादेव देसाई, सरदार पटेल और स्वामी पटेल जैसे लोगों को भेजा हो? हाँ, और आश्रम में सबसे अच्छे सूत काटने वाले सुरेंद्र भाई उसे सूत काटना सिखा रहे हैं। और अब तो बापू चाहते हैं कि वो अंग्रेज पहले जल्द से जल्दी अच्छी हिंदी सीखकर उनके कार्यों में मदद करें। पता नहीं बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं। बापू वो आश्रम के लोग। जानता हूँ, मैं आज ही सबका भ्रम दूर किए देता हूँ। जाओ, जाकर मैडलिन को यहाँ आने का संदेशा दो। जी जी बापू। हाँ बेटी, आज मैं तुम्हें शौचालय साफ करने का तरीका सिखाता हूँ। लेकिन बापू आप क्यों? लाओ, मुझे ही जाना होगा। झाड़ू मुझे दो। आओ मैडलिन, हमें सारे शौचालयों की सफाई करनी है। जी बापू। ये देखो, इस झाड़ू से इस तरह सफाई की जाती है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। बापू, मुझे अपने कमरे में मेज, कुर्सी, पलंग और मच्छरदानी की कोई जरूरत नहीं। मैं फर्श पर चटाई पर सोने का अभ्यास कर चुकी हूँ। मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक है बेटी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैडलिन के जिम्मेदारी भरे बर्ताव के चलते आश्रमवासी जल्दी ही समझ गए कि वो कोई साधारण अंग्रेज महिला नहीं। इसी बीच मैडलिन ने गांधी जी के समक्ष एक अप्रत्याशित अनुरोध कर सबको चकित कर दिया। बापू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहती हूँ, साथ ही अपने बाल भी मुंडवाना चाहती हूँ। अरे भाई, मैं कोई बुद्ध नहीं और तुम भी बौद्ध भिक्षुणी नहीं हो। ये व्रत गंभीर होते हैं, इन्हें हल्के में या हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं आपसे जुड़ी किसी भी चीज को कभी हल्के में नहीं लेती। मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि ब्रह्मचर्य की आपकी अवधारणा का मतलब केवल यौन से नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और आत्मसंयम है। आश्रम का तपोवन वाला वातावरण मुझे आकर्षित करता है और मैं इसे मजबूत करना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम केश मुंडवाओगी तो दूसरी औरतों से अलग हो जाओगी और इससे तुम और अलग थलग पड़ जाओगी। तुम इस पर आज रात और विचार कर लो। हम कल इस पर बात करेंगे, ठीक है? जी बापू। चलो चलो, शाम की प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आओ बैठो। मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए खुशी होती है। कस्तूरबा, मुझे कैंची लाकर दो, मैं अच्छे खासे बाल काट लेता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू। मुझे मालूम है कि ये आश्रम जिन आदर्शों को साकार करने के लिए स्थापित किया गया है, उन्हें पूरा करने के लिए तुम जितना प्रयास करोगी उतना कोई और नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक नया नाम, मीरा।
मीरा भक्ति और धैर्य से भरपूर एक राजकुमारी थी। मीरा के भजन आज भी पूरे देश में गाए जाते हैं। अपने हिंदी शिक्षक नवीन से उनके बारे में पूछना। मैडलिन अब आश्रम में मीराबेन के नाम से पुकारी जाने लगी। सफेद खादी की साड़ी में वो कभी रसोई में सब्जियां काटे जाने का निरीक्षण करती, तो कभी प्रार्थना सभा के पहले की तैयारियों का। और जिस समय आश्रम का कोई कामकाज न होता तो सूत काटती या कुछ पढ़ती। 1925 से 1932 के बीच उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ किया। 1932 के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सर, आपका कई बार वार्निंग देने पर भी मैडलिन नहीं माना। वो हर हाल में इंडियंस को सपोर्ट देना चाहती है। लगता है वो ऐसे नहीं मानेगा। अरेस्ट हर। अंग्रेजों के प्रयासों से उलट इन सजाओं ने जैसे मीराबेन के दृढ़ निश्चय को बढ़ाया हो। जेल से छूटने के बाद वो फिर अपने कामों में लग गई। उन्होंने गांव-गांव जाकर बापू के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया और समाज सेवा के नए आयाम स्थापित किए। मीरा, वैसे तो तुम भारत में रहकर भी भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें फिर लंदन जाना होगा। लंदन? हाँ मीरा, ताकि हम अपने आदर्शों की व्याख्या वहाँ के लोगों को समझाकर भी कर सके। जी, जैसा आप ठीक समझें बापू। लंदन में रहकर मीराबेन ने खुद एक अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजों के सामने भारत का दर्द रखा। वे कर्मचारियों अधिकारियों से मिली, अखबारों व पत्रिकाओं में लेख लिखे ताकि जल्द से जल्द भारत की आजादी का रास्ता खोल सके। Madeline, why don't you leave India? This is your country. Why you are fighting against your own country? First of all, I am not Madeline. I am Meera. And I'm not fighting against any country. This is all about truth and false. Anyway, I have to go. तो तुम्हारी वार्ताएं कितनी सफल रही मीरा? पापू, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के विचारों को सुनते हैं और उनके विचारों की स्वतंत्रता से सहमत भी होते हैं। मैं होलीफैक्स, होर, स्मट और चर्चिल से मिली और उन्हें आपके सिद्धांतों के बारे में बताया। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वो जल्द ही भारत छोड़ देंगे। लेकिन भारत में अभी जो स्थिति है वो सचमुच बहुत गंभीर है। लोग हिंसा पर उतर आए हैं और ऐसे तो। आप चिंता न करें बापू, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है बापू? मेरे विचार से हमें अलग अलग स्थानों पर जाना होगा, वहाँ के लोगों को अपने विचारों से अवगत कराकर सही रास्ते पर लाना होगा। तुम एक काम करो, अब तुम वर्धा चली जाओ। जी, जैसी आपकी इच्छा। ये वक्त 1942 का था। देश की आजादी चाहने वाले सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। अंग्रेजों ने सबकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया और इसी धरपकड़ में मीराबेन फिर जेल पहुंच गईं। कुछ 2 साल जेल में बिताने के बाद उनकी रिहाई हुई। अब आप कहाँ जाएंगी मीराबेन? मैं हरिद्वार के पास एक किसान आश्रम का संचालन करूंगी। मुझे जेल में भी पत्र द्वारा बापू के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते थे। मीराबेन, काफी दिनों से बापू का कोई पत्र नहीं आया? हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। वे निश्चित ही देश में व्याप्त घृणा व हिंसा से खिन्न होंगे
और इसलिए उनमें शायद कुछ समय के लिए विरक्ति का भाव आ गया है। मीराबेन, बुरी खबर है। क्या हुआ? जी, खबर मिली है कि बापू नहीं रहे। नहीं रहे? मतलब? हाँ, किसी ने उनकी हत्या कर दी। हे राम! मेरे लिए अब तक केवल 2 सत्य थे, भगवान और बापू। आज वे दोनों मिलकर एक हो गए। बरसों तक मीराबेन अपना काम करती रही, जनता की सेवा में निरंतर जुटी रही। लेकिन देश की आजादी के बाद जब उन्हें बापू के सपने बिखरते हुए दिखे तो वे चुपचाप भारत छोड़कर चली गईं। बरसों तक उनका कुछ पता न चला। 1979 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। तब वो वियना के पास एक गांव में सादा जीवन जी रही थी। 1982 में वो अमरता को प्राप्त हो गई। निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।